हेलो एवरीवन। आज के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के इस वीडियो में हम लोग जो है आपके लिए एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हम लोग जो है स्पेशली एंटी यूजीसी नेट स्पेशली जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ से हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट सीरीज जो है अभी हम लोग जो हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने हमारी टीम मेंबर से देखा होगा, वो सब आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने रिसर्च रिलेटेड जो यूनिट नंबर 9 है उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हैं और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। आपको डेफिनेटली जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक, तो हमारी पूरी टीम आपको स्पेशली रिसर्च रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके उनको सॉल्व करेगी। साथ में बहुत जल्दी मैं मैनेजमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके टॉपिक प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो अगर अभी तक आपने PSI एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द आपके लिए जो भी हम लोग लाइव सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आते हैं उनका रिकमेंडेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आप हमें अब बेल आइकन को मत क्लिक बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज के लिए इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लिंक के अंदर है। साथ में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम लोग जो है इनसे रिलेटेड जितने भी वीडियो डालेंगे उनके PDF जो है आपको एंड में प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे। ठीक है, अभी आप इन वीडियोस को देखिए, साथ में जो भी कोई अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, डेफिनेटली उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग आपके सामने रिसर्च के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 है ये हमारा। इससे बाद में बहुत सारे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे जिसमें स्पेशली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने आएंगे। ये UGC नेट और सेट एग्जाम दोनों के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करते हैं। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक एक करके क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो अब हम लोग जो है इन क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी शोध समस्या की पहचान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ओके, अब देखो हर चीज को मैं इंग्लिश हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। वैसे मैं इंग्लिश की तरफ आंसर मार्क करूंगा, बट हिंदी की तरफ जो स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है तो वो अपने आंसर हिंदी के अकॉर्डिंग जो है चेक कर लीजिएगा। तो मैंने अपने फोटो को थोड़ा छोटा कर दिया वीडियो अपने पार्ट को, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जो भी हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को लेके आते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी जो भी मौजूदा साहित्य की समीक्षा की मतलब जो भी मौजूदा साहित्य है उसकी समीक्षा की जा सके। टू डेवलप द हाइपोथेसिस, यानी एक परिकल्पना की को विकसित किया जा सके। तो देखो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वैसे आपको समझ में आ जाएगा, बट ये ट्रांसलेशन हम लोगों ने गूगल ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ेगा, तो प्लीज इस बात को माइंड मत कीजिएगा। टू डिफाइन द प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू बी एड्रेस, यानी हम लोग अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर जिस समस्या का हल देखना चाहते हैं उसके अंदर उसको खोज के लेके आते हैं, है ना। और टू कलेक्ट डेटा, यानी डेटा को एकत्रित करते हैं। तो देखो मेन मकसद जो होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, उसका मेन मकसद ये होता है कि जिस भी प्रॉब्लम को या जिस भी क्वेश्चन को जो कि उस रिसर्च प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं उसको एड्रेस कर सकें। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, C, यानी उस समस्या या प्रश्न को सही से परिभाषित या उसे सॉल्व कर सके जिसमें हम लोग शोध करेंगे। तो प्लीज मार्क C एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रिसर्च प्रॉब्लम, यानी इनमें से कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेप नहीं है। ठीक है, यानी जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को
रिसर्च प्रॉब्लम को, तो इसमें से कौन सा चरण नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध समस्या की पहचान करने का चरण नहीं है? आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक व्यापक क्षेत्र में रुचि की पहचान करना। ओके। इंश्योरिंग द प्रॉब्लम इज रिसर्चेबल, ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि समस्या का जो शोध करने का जो टॉपिक है वो योग्य करने लायक है या नहीं है। रिव्यूइंग द रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य की समीक्षा करना। या फिर राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट को लिखना। तो देखो, रिसर्च प्रॉब्लम को जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यानी जो भी शोध की समस्या को हम लोग उसको निकालते हैं, उसमें ब्रॉडर लेवल पर, यानी एक व्यापक क्षेत्र पर हम लोग उस अपना जो एरिया होता है, इंटरेस्ट होता है, उसमें ध्यान में रखते हुए रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस प्रॉब्लम को आसानी से या मुश्किल से रिसर्चेबल कर सकते हैं, जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, उसको भी लेते हैं। साथ में उनसे संबंधित जितना भी साहित्य हमारे पास है, उससे संबंधित साहित्य को उसको रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, ये भी होता है। परंतु राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट, ये हमारे अंतिम रिपोर्ट को लिखना, ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर नहीं आता। ये तो सबसे लास्ट स्टेप है, ये तो सबसे आखिरी का स्टेप होगा, से पहले कैसे ले आएंगे? तो ये इसका करेक्ट, इसमें ये नहीं आएगा। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी जो भी मौजूदा साहित्य होता है उसकी हम लोग जो समीक्षा करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू क्रिएट अ सर्वे क्वेश्चनायर, यानी एक सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार करने के लिए हम लोग साहित्य की समीक्षा करते हैं। टू आइडेंटिफाइंग अ गैप इन प्रीवियस रिसर्च, पिछले शोध में या अंतराल में जो गैप रह गया होगा, यानी मान लीजिए आपने कोई भी किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च करी, उसका लिटरेचर रिव्यू देखेगा वो। अब हो सकता है उसमें सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, उसमें सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो क्या प्रीवियस रिसर्च के अंदर सभी जो भी अंतराल थे, जो भी गैप थे, क्या उनको सही तरीके से किया गया है, नहीं किया गया? तो इसमें पहचानते हैं। टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, प्राथमिक डेटा एकत्रित करते हैं। टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी पहले अगर कोई शोध इस मौजूदा रिसर्च पर की गई है, तो उसका कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सवाल बच गया है जिसे और भी सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो इसलिए हम लोग जो है लिटरेचर रिव्यू करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि पुराने उठाए गए सभी सवालों के जवाब हमें क्या मिल गए थे या नहीं मिले थे, तो उसको हम लोग जो है आज के सिनेरियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन लिटरेचर रिव्यू, इनमें से कौन सा लिटरेचर रिव्यू का स्टेप है? ठीक है, यानी लिटरेचर रिव्यू मतलब साहित्य समीक्षा करने का एक चरण है, इनमें से कौन सा? आइडेंटिफाइंग एंड समराइजिंग द प्रीवियस रिसर्च, पिछले शोध की पहचान की और पिछले शोध में जितने भी प्रश्न हुए हैं उनको प्रॉपर वे में हमने उनको आइडेंटिफाई या सब उसका संप्रेषण किया है या नहीं किया। ठीक है। क्रिएटिंग द स्टैटिस्टिकल ग्राफ, सांख्यिक ग्राफ बनाने के लिए। कंडक्टिंग द इंटरव्यू विद द स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर है, जैसे हिंदी में हम हितधारक कहते हैं, उनका साक्षात्कार कराने के लिए। राइटिंग द सर्वे क्वेश्चन, सर्वेक्षण प्रश्न को लिखने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था लिटरेचर रिव्यू यानी समीक्षा, साहित्य समीक्षा करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो पिछले प्रयास में जितने भी साइंटिस्टों ने इसके ऊपर शोध किया है, तो क्या उनके द्वारा किया गया शोध वो पूर्ण तरह से सभी सवालों के जवाब दे रहा था या नहीं दे रहा था। तो इसके लिए हम लोग एक समराइजिंग रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए आएगा। तो प्लीज मार्क 4 का ए एज अ करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाइपोथेसिस क्या होता है, यानी एक परिकल्पना किस तरह की होनी चाहिए? तो देखो, जब भी हम लोग शोध करते हैं तो उसमें हम लोग परिकल्पना को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। परिकल्पना वो सवाल होते हैं, वो प्रश्न होते हैं, या फिर वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको
हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर टेस्ट करेंगे। तो ये कैसा होना चाहिए, ये वेग और ओपन एंडेड होना चाहिए, यानी अस्पष्ट और खुली एंडेड मतलब होता है, ओपन एंडेड मतलब होता है कि एक तरीके से ब्रॉडर होना चाहिए, बहुत मुख्य रूप से ब्रॉडर टॉपिक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा ये इसमें है क्या स्पेसिफिक मेजरेबल, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और साथ में एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है चलिए। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाइपोथेसिस किस तरह का होना चाहिए, वेग एंड ओपन एंडेड, यानी अस्पष्ट या फिर ब्रॉडर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, यानी हमारा परिकल्पना हमारी विशिष्ट होनी चाहिए जिसे आप आसानी से माप सके, और प्रशिक्षण योग्य होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द इंट्यूशन रेदर देन रिसर्च, केवल अंतर्ज्ञान के ऊपर आधारित होनी चाहिए रादर देन कि हमारे रिसर्च शोध के ऊपर आधारित होने के बयान पर, इररिलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। देखो आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो, ए बी, ए सी और डी, इसका कतई भी इसके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लोग परिकल्पना को लेके आ रहे हैं तो वो रिसर्च से, शोध से परिपूर्ण होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए, और ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी एक तरीके की विशिष्ट जिसे आसानी से मापा जा सके और इसे प्रशिक्षण किया जा सके। ठीक है, अब परिकल्पना के जो स्टेटमेंट हैं वो किस तरह के होते हैं मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। जब हम लोग और भी क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आएंगे, स्पेशली हाइपोथेसिस के ऊपर मैं और भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर परिकल्पना किस तरह की होनी चाहिए, यानी इन क्वालिटेटिव रिसर्च इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस रिसर्चर जनरली यूज, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस के अंदर मतलब एक तरीके से हम लोग जो है किस तरीके के स्टेटमेंट को यूज करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जिसे हम लोग हिंदी में गुणात्मक शोध भी कहते हैं, तो शोधकर्ता आमतौर पर परिकल्पना के करने की बजाय क्या उपयोग में लाता है। तो देखो जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हम लोग करते हैं, तो पहली बात तो परिकल्पना क्या होती है। अभी आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था कि परिकल्पना एक तरह की ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जिनको आसानी, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जिनको मापा जा सके और जिनको आसानी से परीक्षण उनका किया जा सके, है ना। और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम लोग जो है स्टैटिस्टिक फॉर्मूला नहीं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं, लार्ज स्केल सर्वे नहीं, बल्कि रिसर्च प्रॉब्लम, यानी क्या हमारे शोध प्रश्न होंगे, इसके ऊपर ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो बी है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती तो हम लोग फॉर्मूला, सर्वे, डेटा के ऊपर फोकस करते, बट यहां पर जो शोध है वो गुणात्मक शोध है। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी शोध, हिंदी में इसको शोध, हमारे आप इसको रिसर्च डिजाइन ही रखिए, ठीक है। शोध डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन से हम लोग क्या समझते हैं बताना है, इसका मतलब क्या होता है। टू फाइनलाइज अ कंक्लूजन बिफोर डेटा कलेक्शन, यानी डेटा संग्रह करने से पहले ही निष्कर्षण में पहुंच जाना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होगा, ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। टू प्लान द मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी, अध्ययन के लिए क्या कार्य प्रणाली होगी, क्या दृष्टिकोण होगा, उसको पूर्ण तरह से योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना, क्या ये रिसर्च डिजाइन का पर्पस होता है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, पढ़ के तो बड़ा सही लग रहा है। टू इमीडिएटली स्टार्ट द एनालिसिस डेटा, यानी जैसे ही डेटा हमें मिले उसको तुरंत के तुरंत एनालिसिस यानी विश्लेषण को शुरू कर देना चाहिए, बट एकदम नहीं, क्योंकि पहले हमें मैथोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टू प्रेजेंट द फाइंडिंग टू स्टेक होल्डर, हितधारकों को निष्कर्षण प्रस्तुत करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं। तो इसमें मेनली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है, अध्ययन के लिए कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण योजना तरीके से बनाने के लिए हमें रिसर्च डिजाइन की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, शोध डिजाइन का कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है। सेलेक्टिंग द रिसर्च पॉपुलेशन, चूजिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइटिंग अ बुक रिव्यू,
डिसाइडिंग डेटा कलेक्शन मेथड, यानी अनुसंधान नहीं कहेंगे इसे, हम लोग कहेंगे शोध, जनसंख्या का चयन करना, ठीक है। या प्लीज यहां पर थोड़ा ट्रांसलेशन गलत हुई है, ये शोध जनसंख्या है। अगेन शोधकरण प्रणाली को चुनना, पुस्तक का रिव्यू लिखना, जैसे तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि हम लोग जो है रिसर्च डिजाइन के लिए अंदर बुक का रिव्यू नहीं करते, पुस्तक की समीक्षा नहीं करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा डेटा कलेक्ट करने का मेथड है, इनमें से कौन सा डेटा संग्रह करने की विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आते हैं, ओके। एक्सपेरिमेंट प्रयोग, सर्वे सर्वेक्षण, इंटरव्यू साक्षात्कार, तो ये तीनों के तीनों की मदद से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी डेटा संग्रह करने की तीनों के तीनों हमारे तरीके हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ए बी सी तीनों होंगे। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी, तो प्लीज मार्क डी एज ऐसा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज एथिकल डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट। एथिकल डेटा कलेक्शन का यानी नैतिक तरीके से डेटा को संग्रह करना क्यों आवश्यक है, वाई क्यों जरूरी है। टू इंक्रीज द सैंपल साइज, नहीं भाई, अगर डेटा संग्रह आप बड़ी नीति पूर्वक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डेटा कम मिलेगा, ठीक है। डेटा की एक्यूरेसी और उसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए, चलिए क्या है, टू स्पीड अप द रिसर्च प्रोसेस, शोध प्रक्रिया को तेज करने के लिए, टू लिमिट द एक्सेस डेटा रिसोर्सेज, डेटा स्रोतों को सीमित करने के लिए। तो देखो, जब हम लोग एथिक की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, नैतिक सवालों की बात करते हैं, तो हमारा मतलब ये होता है कि डेटा के अंदर जितने भी लोगों ने अपना डेटा दिया है, जितने भी प्रतिभागियों ने अपना डेटा दिया है, उसको सुरक्षित तरीके से हम लोग उसे रख सके, उनकी आइडेंटिटी को सेव कर सके, ऐसा ना हो कि उनकी आइडेंटिटी से कोई और व्यक्ति को फायदा हो सके, है ना। डेटा की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए, तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे डेटा एथिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने और उनके प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए हमें डेटा संग्रह के लिए एथिकल तरीके से, यानी नैतिक तरीके से करना पड़ता है, ओके। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में पहला चरण क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा है। अब देखो, डेटा एनालिसिस जो होती है हमारी डेटा डिजाइन के बाद जो टॉपिक होता है, मतलब एक तरीके से परिकल्पना करने के बाद जो स्टेप हमारा आता है वो डेटा एनालिसिस आता है। अब स्टेप के बारे में हम लोग बाद में चलेंगे। क्रिएटिंग अ हाइपोथेसिस, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, यानी पहला स्टेप क्या परिकल्पना बनाना होता है, डेटा को सही तरीके से साफ करना मतलब उसमें अगर कोई नॉइज है या फिर सही तरीके से सुनिश्चित कर लेना, व्यवस्थित कर लेना, ओके। कंडक्टिंग द सर्वे, सर्वेक्षण करना, राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, क्या शोध रिपोर्ट को लिखना। तो देखो, इसमें सबसे पहला स्टेप होगा डेटा को प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करना और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कर लेना, यानी डेटा को सही तरीके से साफ करना, उसमें अगर कोई नॉइज है उसको रिमूव करना और उस डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये हमारा जो है पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। सांख्यिकी डेटा विश्लेषण के तौर पर खास तौर से कौन से टूल की मदद ली जाती है इनमें से। ऑप्शन है SPSS, MS वर्ड, फोटोशॉप, गूगल मैप। तो देखो, MS वर्ड, फोटोशॉप, गूगल मैप जो है ये आपके तीनों के तीनों जो हैं स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के टूल नहीं हैं। क्या है? नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें आएगा SPSS। अब देखो, SPSS की फुल फॉर्म क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्लीज कमेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPSS। आपके पेपर में काफी बार ये सवाल पूछा गया है। आई होप आपको इसके बारे में इसका आंसर जो है पता भी होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ड्राइंग द कंक्लूजन रिसर्च। यानी शोध के अंदर जब हम लोग निष्कर्षण निकालते हैं, उस निष्कर्षण निकालने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
ठीक है, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को मैं पढ़ देता हूं। टू कंपेयर द रिजल्ट विद द हाइपोथेसिस, परिणामों को परिकल्पना से तुलना करने के लिए। टू क्रिएट अ न्यू सर्वे क्वेश्चन, नए सर्वेक्षण प्रश्न बनाने के लिए। टू डिलीट द अननेसेसरी डेटा, अनावश्यक डेटा को हटाने के लिए। टू रीराइट द लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा को फिर से लिखने के लिए। पहली बात तो ये होती है, जब भी हम लोग अपनी शोध के अंदर कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्षण लेकर आते हैं, तो उसमें हम लोग जो हैं ये बताते हैं कि जो भी हमारी परिकल्पना हम लोगों ने पहले लिखी थी, पहले तय करी थी, क्या वो सही पूर्ण तरीके से हमने उसके बारे में सोचा था, सही तरीके से टेस्ट किया था। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो अपने रिजल्ट्स को अपने हाइपोथेसिस से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? आपका ए आएगा। प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14, 14 सवाल है। व्हाट शुड रिसर्चर डू व्हेन स्टडी द लिमिटेशन आर आइडेंटिफाइड? मतलब जब किसी भी शोधकर्ता को यह पता चल जाए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं उसकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? इग्नोर देम, क्या उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मेंशन देम एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर द फ्यूचर रिसर्च, उनका उल्लेख करना चाहिए अपने रिसर्च के अंदर, और यह भी बताना चाहिए कि भविष्य में क्या इन के अंदर कोई सुधार आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। चेंज द रिसर्च क्वेश्चन, क्वेश्चन ही चेंज कर देना चाहिए। कंडक्ट अ न्यू लिटरेचर रिव्यू, नई साहित्य समीक्षा करनी चाहिए। तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। यानी अगर किसी भी तरह की लिमिटेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक प्रॉपर दायरे के अंदर, सीमा में, मतलब आपकी हो सकता है आपकी रिसर्च सभी लोगों के लिए नहीं है, हो सकता है वो उसके अंदर कुछ लोगों की भागीदारी नहीं है, तो उस भागीदारी के बारे में आप बताएंगे कि आपकी रिसर्च के अंदर किन किन फैक्टर को, किन किन फीचर को इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको हटा के रखा गया है, तो उसका उल्लेख आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि आप अब दोगे तो उसी वजह से ये आपके रिसर्च के अंदर गैप आ गया। अब इस गैप को हो सकता है आगे भविष्य के अंदर जो भी शोध करता है इस गैप को या इस गैप को सॉल्व करने के लिए वो भी रिसर्च कर सके, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर इसमें वो आपका बी आएगा। क्लियर है? तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो रिसर्च के अंदर गैप ढूंढना ही लिटरेचर रिव्यू का काम होता है, और लिटरेचर रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है, और उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू के अंदर एक एक पॉइंट कि आपके शोध की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या इसकी अपनी खुद की सीमाएं हैं, उसको आपको वहां पे उसका उल्लेख करना आपके लिए अनिवार्य है। आप उसको बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये अगर आप करके चलोगे तो एक प्रॉपर रिसर्च, एक प्रॉपर शोध आप कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 सवाल है। रिसर्च रिपोर्ट का इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट चरण होता है, कंपोनेंट होता है, यानी कौन एक घटक होता है? लिटरेचर रिव्यू, मैथोलॉजी सेक्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, यानी हिंदी में बोले तो साहित्य की समीक्षा, कार्यप्रणाली का अनुभाग और चर्चा और निष्कर्षण। तो देखो जब भी हम लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू भी लिखते हैं, उसके अंदर क्वेश्चनर भी लिखते हैं, उसके अंदर मेथोलॉजी सेक्शन भी होता है, कार्यप्रणाली या अनुभाग भी होता है, उसके अंदर चर्चा भी होती है, उसमें निष्कर्षण भी होता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो कंपोनेंट हैं वो आएंगे। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी जो है हमारी रिसर्च के अंदर इंक्लूड हैं। क्लियर है? तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच टाइप ऑफ पब्लिकेशन आर रिसर्च फाइंडिंग कॉमनली प्रेजेंटेड? शोध जो निष्कर्ष होते हैं आमतौर पर किस तरह के प्रकाशन के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं? न्यूज़पेपर के अंदर, समाचार पत्रों में? जी नहीं। कॉमिक बुकों में? जी नहीं। ट्रैवल गाइड के अंदर? ये भी नहीं। हम लोग एकेडमिक जर्नल्स के अंदर, यानी जो भी हमारी जो शैक्षणिक पत्रिकाएं होती है, एकेडमिक जर्नल होते हैं, उनके अंदर हम लोग अपने शोध के निष्कर्षण को आमतौर पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वो बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द रिसर्च रिकमेंडेशन, यानी जो भी शोध की जो सिफारिश होती है, रिकमेंडेशन होती है, उसका लाभ अधिकतर किन किन लोगों को मिलता है? तो आपके सामने सवाल काफी सारे 3 ऑप्शन है, और आखिरी में एक ऑप्शन है जो कि बड़ा खतरनाक होता है, उपयुक्त सभी। तो अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो देखो देखें तो हम लोग जो हैं पॉलिसी मेकर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पॉलिसी मेकर,
बोला जाए तो पॉलिसी मेकर यानी नीति निर्माताओं को, एजुकेटर्स को, शिक्षकों को, बिजनेस प्रोफेशनल को। तो शोध का तो अगर देखा जाए तो सभी को शोध का फायदा मिलता है। पॉलिसी मेकर यानी जो भी पॉलिसी बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट में रहकर, हमारे स्टेट लेवल पर रहकर, गवर्नमेंट जो हमारी सरकार होती है तो उनमें भी पॉलिसी मेकर होते हैं। पॉलिसी मेकर का मतलब ये होता है कि जो नीति निर्माता होते हैं, क्या वो भी शोध की सिफारिश यानी शोध का रिकमेंडेशन लेती है? बिल्कुल जी। एजुकेटर भी लेते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल भी लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। तो प्लीज मार्क डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड रिकमेंडेशन बी बेस्ड ऑन, यानी जो भी रिकमेंडेशन होती है किसके आधार पर की जानी चाहिए? रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियन पर, यानी शोधकर्ता के व्यक्तिगत राय पर, रिसर्च फाइंडिंग और कंक्लूजन पर, यानी जो भी शोधकर्ता के जो निष्कर्ष निकले हैं, फाइंडिंग, निष्कर्ष, तो फाइंडिंग का मतलब होता है जो भी उसने प्राप्त किया है, ये निष्कर्ष दो बार आ गया, गलत है निष्कर्ष, और उसके द्वारा निकाले गए रिजल्ट पर। रैंडम गैस, बिना किसी सोचे समझे आप बता दो, या फिर रैंडम, तो देखो ये सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, इंटरचेंज हो गए, पर ये इसके आंसर नहीं है। शोध के जो निष्कर्ष निकले हैं, जो उसकी फाइंडिंग्स निकली हैं, उसके आधार पर हमेशा रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज रिफ्लेक्शन एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च, यानी शोध के अंदर पुनर्विचार, फीडबैक, रिफ्लेक्शन क्यों उतना महत्वपूर्ण होता है? टू इवेल्युएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द स्टडी, अध्ययन की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए। टू रीराइट द रिसर्च क्वेश्चन, शोध के प्रश्न को दोबारा से लिखने के लिए। टू रिमूव द अननेसेसरी डेटा, अनावश्यक डेटा हटाने के लिए। टू इंक्रीज द सैंपल साइज, जो भी हमारे सैंपल साइज उनको बढ़ाने के लिए। बी सी डी, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शोध के अंदर रिफ्लेक्शन यानी पुनर्विचार करने का ये मतलब होता है कि हम लोग जो है अपने सवालों पर, अपना जो भी मूल्यांकन हम लोगों ने किया है, उसकी जो स्ट्रेंथ रही है, उसकी जो मजबूरी, कमजोरियां रही है, ताकत रही है, उनको दोबारा से हम लोग जो है उसका मूल्यांकन दोबारा से कर सकें। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट सवाल भी है। ओके, तो व्हाट इज अ कॉमन वे टू इंप्रूव द फ्यूचर रिसर्च स्टडी, यानी भविष्य में होने वाली जितने भी शोध हैं उनको सही तरीके से, सामान्य रूप से बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इग्नोरिंग द फीडबैक फ्रॉम द पीयर्स, यानी सहकर्मियों की द्वारा बनाई जाने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करके, अनदेखा करके सहकर्मियों की। रिवाइजिंग द रिसर्च मेथडोलॉजी, शोध कार्य प्रणाली को संशोधित करने पर। कीपिंग द रिसर्च क्वेश्चन ब्रॉड एंड अनडिफाइंड, शोध प्रश्न को व्यापक और अनिर्धारित करने रखना। अवॉइडिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी विश्लेषण से बचने के लिए। तो देखो, फ्यूचर में रिसर्च स्टडी करने का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी हम लोगों ने रिसर्च मेथडोलॉजी रखी है, उस कार्य प्रणाली को सही तरीके से भविष्य में और भी अच्छी तरीके से, सुचारू रूप से उसको कर सके। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका बी है, रिवाइजिंग द रिसर्च मेथडोलॉजी। प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ, और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेके आऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आपके लिए यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, और भी अगर लाइब्रेरी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें जहां पर भी रिसर्च पार्ट आता है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, देखा ही होगा आपने, ठीक है, पूरा देखा ही होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोगों ने कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी भी करनी है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे द्वारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने आपके लिए डाला हुआ है। ओके, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हम लोग आपके साथ भविष्य में आपके साथ लेके आएंगे, और भी आने वाले वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो पर बने रखने के लिए प्लीज़
बेल आइकन को क्लिक कर देना। बेल आइकन को क्लिक कर दोगे तो जब भी हम लोग कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, कोई लाइव क्लास आएगी, तो उसके लिए रिकमेंडेशन आपको हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे और थ्योरी भी करेंगे। ओके, थैंक यू।